देखा था, राइट। तो हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर में यही कहा था, अगर किसी को सिंपल मलेरिया है, हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, विद चिल्स एंड राइगर, कभी कभी फीवर के साथ इस यूरिन जो आती है वो ब्लैक हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर, सीवियर मलेरिया की कैटेगरी में आता है, लेकिन फीवर के साथ बताना जरूरी था क्योंकि इसका नाम ब्लैक वाटर फीवर है। ब्लैक वाटर फीवर मतलब पी फैल्सीपेरम मलेरिया। टेम्परेचर हाई होगा, एनीमिया होगा, स्प्लीन बढ़ी होगी, ठीक है, और पेशेंट के लीवर को भी इफेक्ट करता है। प्लस जब ब्लड टूटता है तो पेशेंट की बॉडी में क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है, तो पेशेंट को जॉन्डिस भी मिल सकता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों से चैट सेक्शन में डिस्कस कर लिए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की। अप्रोच में ये बताना चाह रहे हैं रिलेशन ऑफ फीवर प्लस माइनस अनीमिया प्लस माइनस और क्या रख लेते हैं यहाँ पे, स्प्लीनोमिगैली, किसी की तिल्ली बड़ी हो गई, स्प्लीन बड़ी हो गई, तो हम लोग कहते हैं स्प्लीनोमिगैली, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आगे चल के तुम लोग देखोगे बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस को इन्हीं तीन चीजों से फिगर आउट कर लोगे। इसे बताना जरूरी है, वरना बताना यहाँ पे मलेरिया में पढ़ाने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं था, मैं चाहता तो आगे चला जाता। अगर मैं कहूँ किसी पेशेंट में फीवर है प्लस अनीमिया है, ठीक है, प्लस स्प्लीनोमिगैली है। अब देखो फीवर भी ये हाई ग्रेड होगा, इंटरमिटेंट होगा, बाकी हिस्ट्री लेते रहना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी बनती है, हम लोग कहते हैं सजेस्टिव ऑफ मलेरिया, ठीक है। पहला क्लिनिकल सिनेरियो हमारा हो गया। दूसरा हम लोग कहते हैं फीवर को यहाँ से उड़ा दे रहे हैं, ओनली एनीमिया, पेशेंट को बुखार आया ही नहीं, प्लस इसकी स्प्लीन बढ़ी हुई है। तो जब हम लोग मलेरिया की बात कर रहे थे तो हम लोग कहते थे वहां एनीमिया होगा, आरबीसी टूटेगी इरिथ्रोसिटिक साइकिल की वजह से, और इन्हीं टूटी फूटी आरबीसी को ब्लड से क्लियर कराने के लिए, अब इनका काम नहीं है, ठीक है, इनको डैमेज डिस्ट्रॉय करके फेगोसाइटोसिस करने का काम स्प्लीन का है। स्प्लीन का काम बढ़ जाता है, इसलिए तो एनीमिया होता है। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, चैट सेक्शन में आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया था, एक किसी को कैंसर हो जाए, कैंसर में भी आपके ब्लड सेल्स का काफी लॉस होता है और स्प्लीन का काम बढ़ जाता है। इससे भी इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को कोई ब्लड टूटने की ही बीमारी हो, मलेरिया की भी जरूरत ना हो। यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज जो आपका होता है हीमोलिटिक डिजीज, जैसे ऑटो इम्यून एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, या उससे भी इंपॉर्टेंट ले लीजिए एग्जाम्पल थैलासीमिया, ठीक है। थैलेसीमिया में बीटा चेन खराब होती है आरबीसी की, हीमोग्लोबिन की, जिसकी वजह से आरबीसी का बड़ा अर्ली ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। कुछ भी मलेरिया नहीं हुआ है तो भी आरबीसी ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। आरबीसी बनती हैं और टूटती हैं, और जितनी आरबीसी बनेगी उतना ही, जितना टूटेगी उतना ही ज्यादा स्प्लीन का काम बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज आपका हीमोलिटिक डिजीज है। और दूसरी चीज यहाँ पे हो सकती है मैलिग्नेंसी, मतलब कैंसर। कैंसर में कभी बुखार नहीं आता, कोई आपके पास कैंसर का मरीज आएगा उसे पता ही नहीं होगा उसकी बॉडी में कैंसर है, जब तक कोई बहुत आगे तक कैंसर ना चला जाए। इसीलिए कैंसर में लोग बचते नहीं है, स्टेज 1 2 में है तो बच जाते हैं, उसके बाद बेचारों को पता होता है कि उनको मरना है, सोचो कितना पेनफुल है। थर्ड, मैं कह रहा हूं यहाँ स्प्लीन भी नहीं है, यहाँ फीवर भी नहीं है, ओनली एनीमिया। अब देखो अनीमिया तो कोई नहीं खाएगा पिएगा, उसमें भी हो सकता है, लेकिन हम लोग फीवर और स्प्लीन के टर्म्स में देख रहे हैं। नो फीवर, मान लो कोई टीबी का मरीज है, उसको भी एनीमिया हो सकता है लेकिन बुखार तो आएगा उसको, है ना। टाइफाइड का मरीज है, उसको भी एनीमिया हो सकता है लेकिन बुखार तो आएगा। फीवर नहीं है, नो स्प्लीनोमिगैली। और यहाँ पे आप लोगों ने पेशेंट का टेस्ट कराया, अनीमिया का मतलब केवल आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन कम है, एक टेस्ट की हेल्प ले लिया आपने, आपने देखा पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी कम है, टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट कम है, प्लेटलेट कम है। इसका मतलब बॉडी में ब्लड है ही नहीं, इसका मतलब बोन मैरो इनका फेल हो गया है, इसका मतलब ये जो डिजीज है बोन मैरो डिप्रेशन की है, बोन मैरो फेलियर की है, ए प्लास्टिक एनीमिया का है। ट्रीटमेंट के नाम पे कुछ नहीं दे सकते हो, पेशेंट का कभी ना कभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वेरी डेंजरस,
सोचो सब कुछ मैंने हटा दिया, लग रहा है ये सबसे इजी है। अगर किसी को केवल अनीमिया है, कोई फीवर नहीं है, कोई स्प्लीनोमेगैली नहीं है, और ब्लड सेल में आरबीसी के अलावा हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट सब कम हो गए हैं, इसका मतलब ये ब्लड कौन बनाता था? बोन मैरो बनाता है। इसका मतलब इनको बोन मैरो फेलियर है, बोन मैरो डिप्रेशन है। इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। अगर किसी को पैनसाइटोपिनिया हो जाए, ना आरबीसी हो, ना डब्ल्यूबीसी हो, ना प्लेटलेट हो, तो हम लोग कहते हैं पैनसाइटोपिनिया। जब ब्लड पढ़ेंगे तो देखेंगे ये सजेस्टिव ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत सारे लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के बच जाते हैं, लेकिन जो एफर्ट नहीं करते वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कह देते हैं दैट इज बोन मैरो डिप्रेशन। ठीक है, बोन मैरो एग्जामिनेशन करा के हम लोग इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं, और बोन मैरो फेलियर। बोन मैरो का ही तो काम है ब्लड बनाना, है ना? तो ये आपका सजेस्टिव ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया। ये अप्रोच बताना जरूरी है, क्योंकि कल को तुम लोग बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट मिलेंगे। चलिए फिर से देख लेते हैं इस अप्रोच को। इस अप्रोच को जिंदगी भर याद रखना। ठीक है, ये केवल पीडिया की बात नहीं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, साइकेट्री, कुछ भी तुम लोग करोगे आगे चल के, इसकी वैल्यू होगी। फीवर विद एनीमिया विद स्प्लीनोमेगाली। पढ़ हम लोग मलेरिया रहे हैं, लेकिन कोई एक चीज आपकी आइसोलेशन में नहीं होती है। मेडिकल फील्ड हर एक चीज एक दूसरे से लिंक्ड होती है। फीवर विद एनीमिया विद स्प्लीनोमेगैली, यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया अगर ये सब है, आपने देख लिया फीवर इंटरमिटेंट है, हाई ग्रेड है, चिल्स एंड ड्राइगर, तो मलेरिया सोचो एक बार को। फीवर आया ही नहीं पेशेंट को, मतलब इन्फेक्शन वाली बात ही नहीं है, कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं हुआ जिससे आरबीसी टूटने लगे। अपने आप आरबीसी टूट रही हैं। आरबीसी की लिसिस होने की बीमारी है हिमोलिटिक डिजीज, जैसे स्पिरोसाइटोसिस, इलेप्टोसाइटोसिस, थैलेसीमिया, इवन सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, यहाँ पे आपका थैलेसीमिया है, और कभी कभी मैलिग्नेंसी भी हो सकता है, जिसमें केवल लिवर ही, सॉरी, केवल स्प्लीन ही नहीं बढ़ा होगा, मैलिग्नेंसी में लिम्फ नोड वगैरह भी बढ़े होंगे, लेकिन इस सिनेरियो में मैलिग्नेंसी भी फिट हो जाता है। लास्ट कंडीशन जिसमें मैं कह रहा हूँ मैनिफेस्टेशंस कम है, लेकिन सबसे ज्यादा सीवियर है, किसी पेशेंट को बिना मतलब के एनीमिया हो, खा पी भी रहा हो, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, स्प्लीन भी नहीं बढ़ा हुआ है, फीवर भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका केस होता है ए प्लास्टिक एनीमिया का, अगर आपके हीमोग्लोबिन के साथ प्लेटलेट भी कम हो और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कम हो। दिस इज सजेस्टिव ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया, विच कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज बोन मैरो डिप्रेशन और बोन मैरो फेलियर। राइट, तो ये आपका एक नॉर्मल मलेरिया कैसे किसी में होता है, और आगे चल के हम लोगों ने देख लिया कि स्प्लीनोमेगैली फीवर और आपके अनीमिया के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप लोग मेन मेन क्या चीज सोच सकते हो होने को, और भी 15 चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमनेस्ट थी वो मैंने बता दिया है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। आइए अब बात कर लेते हैं आज के लेक्चर में कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की। मलेरिया किसी को हुआ, फीवर चाहे जितना तेज आए, चाहे जितना चिल्स आए, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। हाई ग्रेड फीवर से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। अगर किसी के मलेरिया होने की वजह से उसका लिवर फेल हो जाए, उसकी किडनी फेल हो जाए, उसको रेस्पिरेटरी फेलियर के सिम्टम्स मिले, उसको बहुत ज्यादा जॉन्डिस मिल जाए, बहुत सीवियर एनीमिया मिल जाए, एसिडोसिस मिल जाए उसकी बॉडी में, तो हम लोग कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। ठीक है, तो जो मलेरिया होता है आपका दो टाइप का हो सकता है, टाइप्स ऑफ मलेरिया। सीवियरिटी के बेसिस पे हम लोग कहते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। अभी तक जो पढ़े हैं ब्लैक वाटर फीवर के अलावा सब अनकॉम्प्लिकेटेड थे। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, इंडिया की बात करो तो ज्यादातर पीवाई वैक्स से। दूसरी चीज रेड से लिख दे रहे हैं, सीवियर या कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। जैसे कुछ लोगों की रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट हो जाती है, वैसे मलेरिया भी कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। ठीक है, तो अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो तो वो अपने स्टेटस में लिख सकता है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, यहाँ पे मेनली आपका जो होता है पी फैल्सीपेरम। पी फैल्सीपेरम, ऐसा नहीं पी फैल्सीपेरम से हमेशा कॉम्प्लिकेट होंगी चीजें, ऐसा नहीं, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो पी फैल्सीपेरम के चांसेस ज्यादा है। ठीक है,
कॉम्प्लिकेशन का मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गन बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, ऑर्गन फेल हो गया मलेरिया की वजह से। ठीक है, कभी कभी हार्ट भी फेल हो जाता है। सोचो किसी को मच्छर ने काटा, जिंदगी खराब हो गई, लंग फेल हो गया, लिवर फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, किडनी फेल हो गई। तो अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए, फेलियर के बजाय अगर डैमेज लिख दें तो ज्यादा अच्छा टर्म है, तो हम लोग कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कहते हैं। आइए कुछ थोड़ी बहुत स्लाइड्स भी देखते हुए चलते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कहते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। ठीक है, दिस इज सीवियर मलेरिया या हम लोग कह दिए कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। तो नॉर्मल छोटा मोटा मलेरिया तो सिंपली क्लोरोक्विन खाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन सीवियर मलेरिया आपका, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया केवल क्लोरोक्विन से ठीक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यही कहते हैं कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन का डिस्फंक्शन हो गया, हो सकता है फेल हो गया हो। पी फैल्सीपेरम से है या एक साथ दो तीन से हो जाए, पी वाइवेक्स ओवेल सबसे हो जाए, तो बॉडी एक से लड़ेगी कि सबसे लड़ेगी। तो हम लोग आज का डिस्कशन अप्रोच देख लेने के बाद बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में हम लोग दो तीन चीजें यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे। ठीक है, और बाकी चीजों को हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि हाँ वो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का मतलब है कोई ना कोई ऑर्गन बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे पी फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन है। क्या हो सकता है, पी वाइवेक्स और ओवेल दोनों मिल के इन्फेक्शन एक साथ मलेरिया करा दिए हो। ठीक है, तो जो डिजीज की सीवियरिटी है वो ज्यादा है। आइए अब यहाँ पे और स्लाइड्स ले लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया या सीवियर मलेरिया। ठीक है, पहले एक हम लोग नट सेल में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। राइट, तो ये आपका छोटा सा चार्ट है, खैर छोटा तो नहीं है, आइए ऊपर ले लेते हैं इनको, जगह है। ठीक है, आई थिंक सबको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर सीवियर मलेरिया किसी में है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक से ज्यादा फीचर्स कुछ आपको मिलने चाहिए। अगर इनमें से मैं कुछ हाईलाइट करूं, ठीक है, तो एक हो गया आपके ब्रेन का डिसफंक्शन हो गया, पेशेंट को दौरे वगैरह आने लगे, सीजर्स आने लगे, तो जाहिर सी बात है ब्रेन इफेक्टेड है, ऑर्गन डिसफंक्शन है, बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। तो ये आपका क्या हो गया, दिमाग की वजह से ही अनकॉन्शियस होगा, तो हम लोग कह देते हैं सेरिब्रल मलेरिया। ठीक है, इतनी ज्यादा आरबीसी टूट गई कि हीमोग्लोबिन आपका कितने से कम हो गया, 5 से कम हो गया, ब्लड बचा ही नहीं। इतना ज्यादा जॉन्डिस हो गया कि सीरम बिलरूबिन 5 मिलीग्राम % से ज्यादा हो गया। पेशेंट का लिवर इतना खराब हो गया कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, 40 मिलीग्राम/डेसीलीटर से कम ग्लूकोज हो गया। पेशेंट की किडनी फेल हो गई, पेशेंट शॉक में चला गया, मतलब हार्ट भी फेल हो गया। पेशेंट का लंग खराब हो गया, पल्मोनरी एडिमा। पेशेंट में ब्लीडिंग और क्लॉटिंग की डिफिशियंसी हो गई। पेशेंट में एसिडोसिस हो गया, नॉर्मल पीएच आपका होता है 7.35 टू 45, 7.45, यहाँ पे सब गड़बड़ हो गया। तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में आइए कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, मोटी मोटी जो दो चार चीजें हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में या सीवियर मलेरिया में मैं बात करूंगा रीनल फेलियर की। सोचो किसी को हुआ क्या, मलेरिया और फेल हो गई किडनी, तो रीनल फेलियर इन कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। ठीक है, अगर कोई बहुत सीवियर मलेरिया वाला पेशेंट हो तो आपने उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराना है। ठीक है, अब ये हुआ क्यों, ये जान लेना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मलेरिया का किडनी से बहुत दूर का रिश्ता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ किसी की बॉडी में आरबीसीज हैं, मलेरिया ने जब इन्फेक्ट किया तो आरबीसी की क्या हुई, हीमोलिसिस, इरिथ्रोसिटिक साइकिल है, तो यहाँ पे आरबीसीज ब्रेक डाउन हुए। यहीं से कुछ आपके ग्रेन्यूल्स निकलेंगे, हम लोग कहते हैं हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स, जो कि फीवर कराएंगे, टॉक्सिसिटी कराते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए दो चीज है, हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स निकल गए, चलिए इनको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स बनाते हैं ब्लैक से,
हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स ये आपके क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, इन्हीं की वजह से फीवर भी आता था, आप लोगों ने देखा था। जब जब आरबीसी का रप्चर होगा तब तब हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स निकलेंगे और पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर आएगा। ये बेटा किडनी के लिए भी टॉक्सिक होते हैं, किडनी के लिए टॉक्सिक होते हैं, तो किडनी बचेगी नहीं, फेल हो जाएगी। दूसरी चीज, जब तक हीमोग्लोबिन आपका आरबीसी के अंदर था तब तक ये टॉक्सिक नहीं था। अब ये कहाँ आ गया, फ्री हीमोग्लोबिन। फ्री हीमोग्लोबिन भी हीमोजॉइन की तरह क्या है, टॉक्सिक है। ठीक है, अगेन ये किसको डैमेज कर देगा, किडनी को। तो होगा क्या, पेशेंट में किडनी फेलियर हो सकता है। और जब भी किडनी फेल होगी तो पेशेंट में क्या मिलेगा, पेशेंट में यूरिया और क्रिएटिनिन जब आप इसका इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो बढ़ जाएगा। तो हम लोग जब किडनी की बात करते हैं में भी रीनल सिस्टम पढ़ोगे तो देखोगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट वगैरह होता है। ठीक है, तो जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, तो ये जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं जैसे हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स और आपके हीमोग्लोबिन, ये डैमेज कर देते हैं। तो हम लोग कहते हैं हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स एंड फ्री हीमोग्लोबिन किसको डैमेज कर देंगे, ट्यूब्यूल्स को। ठीक है, और ऐसे पेशेंट में क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर, देयरफॉर रीनल फेलियर। किडनी फेल हो गई जब पेशेंट का कराएंगे, यूरिया तो बढ़ा हुआ होगा, क्रिएटिनिन जब कराएंगे पेशेंट का तो बढ़ा हुआ होगा। ये सब चीजें तो इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। ठीक है, तो जो एक डायरेक्टली एक्सप्लेन हो जाता है, एक हमारा रीनल फेलियर है, राइट। दूसरी चीज ये है कि जो टॉक्सिन्स हैं ये आपके ब्रेन को भी डैमेज करेंगे, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, केवल फीवर ही नहीं कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट में एनकेफेलोपैथी होगी। दूसरी चीज ये है कि जिन आरबीसी के अंदर ये पैरासाइट बैठा होता है वो थोड़े स्टिकी हो जाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन की ब्लड सप्लाई गड़बड़ हो जाती है और पेशेंट में हाइपोक्सिया हो सकता है और पेशेंट में सीजर्स वगैरह आ सकते हैं। तो दूसरी बात हम लोग कह देते हैं सेरिब्रल मलेरिया की। देखो, मलेरिया में दिमाग का इन्फेक्शन नहीं है, मेनिंजाइटिस या एनकेफ्लाइटिस नहीं है, लेकिन दिमाग इन्वॉल्व हो सकता है, हम लोग कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया। अगर ब्रेन का ही इन्फेक्शन हो, ब्रेन का इन्फेक्शन हो तो हम लोग क्या कहते हैं, इसी को एनकेफ्लाइटिस कहते हैं। जैसे मान लो किसी को जापानीज एनकेफ्लाइटिस हो जाए, लेकिन यहाँ ब्रेन का इन्फेक्शन है ही नहीं, यहाँ टॉक्सिन की वजह से ब्रेन डैमेज हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं एनकेफेलोपैथी, राइट। तो यहाँ पे मलेरिया में भी अगर देखा जाए तो एनकेफेलोपैथी होगा, हम लोग कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया, ब्रेन डैमेज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनकेफेलोपैथी, नोन एज एनकेफेलोपैथी। ठीक है, तो अगर किसी को मलेरिया हुआ और यहाँ पे एनकेफेलोपैथी मिलने लगे तो हम लोग कह देंगे कि ये सेरिब्रल मलेरिया है, एनकेफेलोपैथी नोन एज सेरिब्रल मलेरिया, राइट। बहुत इजी है। और ये भी क्यों हुआ, इसके दो रीजंस हैं। एक तो आपके टॉक्सिन्स हो गए जो कि आपके कौन से हैं, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, राइट, एक आपके हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स हो गए। और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे ये हो गया कि जो आपके आरबीसीज थे वो स्टिकी हो गए। ठीक है, और वो रोजेट और रूलिक्स फॉर्मेशन करने लगे जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो गई। यहाँ पे हम कह रहे हैं रोजेट फॉर्मेशन of RBCs, therefore blood supply of brain part decreases, of brain decreases। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, कुछ तो होगा जिसकी वजह से पेशेंट को दौरे वगैरह आ सकते हैं, सीजर्स, राइट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है तुम लोगों को थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन बेसिक है ये सब चीजें। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये किसी की ब्लड वेसल है, ये किसी की ब्लड वेसल है,
यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, ये आरबीसी, ये आरबीसी है, इसके अंदर आरबीसी है, ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन किसी के अंदर ब्लड कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा हो कि आरबीसी एक दूसरे से चिपक जाएं, ठीक है, रोज लाइक स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है, तो ये क्या हो गए, रोजेट फॉर्मेशन। रोजेट फॉर्मेशन क्यों ऐसा हुआ, ड्यू टू स्टिकी आरबीसी। अगर मलेरियल पैरासाइट इसके अंदर बैठा हुआ है तो आरबीसी का सरफेस क्या हो जाता है, स्टिकी। तो एक दूसरे से आरबीसी क्या कर जाती हैं, चिपक जाती हैं, ठीक है, आरबीसी कोएलिज विद ईच अदर, ठीक है। अब देखो ब्लड सप्लाई का क्या होगा, मान लो यहाँ पे आपका ब्रेन था, थोड़ा मोड़ा जो तुम लोगों का ब्रेन है, हो सकता है यहाँ पे हो, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। तो इसका मतलब ब्लड अब यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, है ना, तो आपके ब्रेन की जो है ब्लड सप्लाई कम हो गई, ठीक है। अगर ब्रेन को आप लोग ब्लड सप्लाई ही नहीं दोगे तो ब्रेन क्या ही काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो कॉम्प्लिकेशंस देख लिए हैं, एक हम लोगों ने कहा पेशेंट में रीनल फेलियर हो सकता है, दूसरा हम लोगों ने सेरिब्रल एडिमा की बात की, सेरिब्रल मलेरिया की बात की हुई है, जिसमें एनकेफ्लाइटिस नहीं है, मलेरियल पैरासाइट कभी ब्रेन नहीं जाएगा लेकिन ब्रेन डैमेज कर देगा, तो एनकेफ्लाइटिस नहीं, एनकेफेलोपैथी है। एनकेफेलोपैथी हो गया मलेरिया के पेशेंट में, सेरिब्रल मलेरिया है। एक तो आपके पास हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स थे, एक तो आरबीसी के अंदर पैरासाइट बैठा हुआ था, जिसकी वजह से आरबीसी आपकी दूर दूर ना होके पास पास चली आई, और आरबीसी एक दूसरे से चिपक गई, कभी कभी लीनियर वे में चिपक जाती हैं, तो रोलिक्स फॉर्मेशन, कभी कभी रोज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो रोजेट फॉर्मेशन, जिससे ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कभी कभी इतनी हीमोलिसिस होती है, इतनी हीमोलिसिस होती है, पेशेंट में बहुत एनीमिया मिल जाता है, बहुत एनीमिया मिलेगा, हार्ट बेचारा कितना ब्लड पंप करेगा, थक जाता है, हार्ट फेलियर मिल सकता है। एनीमिया मिल जाए तो इसका मतलब इतना आरबीसी टूटा है कि पेशेंट में क्या हो गया, अनीमिया इन कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, राइट, अनीमिया हो गया इनको भाई साहब को। तो आरबीसी का बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, हाइपर ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कहोगे बहुत ज्यादा फ्री हीमोग्लोबिन निकला, और ये फ्री हीमोग्लोबिन किडनी को तो डैमेज किया ही, ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, किडनी फेलियर, ये आपके यूरिन में निकला, और यूरिन में जब सनलाइट पड़ा तो ये यूरिन कैसी हो गई, ब्लैक, हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही सनलाइट पड़ा घंटे भर तो यूरिन टर्न्स ब्लैक, ब्लैक लिख लेते हैं, यूरिन टर्न्स ब्लैक, ठीक है। इसीलिए हम लोग सीवियर मलेरिया में अगर यूरिन ब्लैक हो जाए, फैल्सिपेरम से ही होता है, तो हम लोग कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर। तो कभी कभी हमें सिंपल मलेरिया नहीं मिलेगा, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया मिलेगा। अब हमारा क्लोरोक्विन से काम नहीं चलेगा, पढ़ते समय हम लोग देखेंगे, अब हम लोगों को देना क्या पड़ेगा पेशेंट को, आर्टिमिसिन या क्विनीन बेस्ड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ब्लैक वाटर फीवर पहले भी पढ़े थे, यहाँ पे हम लोगों ने सेरेब्रल मलेरिया की बात कर ली, हम लोगों ने रीनल फेलियर की बात कर दी, तो इतने आपके डायरेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। कभी कभी मलेरिया वाले पेशेंट में शॉक हो जाता है, ठीक है, हो सकता है ब्लीड कर जाए पेशेंट, हो सकता है हार्ट फेल हो जाए, हम लोग कहते हैं शॉक इन कॉम्प्लिकेटेड या सीवियर मलेरिया, मलेरिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज एल्जिड मलेरिया, ठीक है, एल्जिड मलेरिया, मलेरिया विद शॉक को हम लोग एल्जिड मलेरिया कहते हैं, ठीक है। शॉक का मतलब हो गया बीपी इतना कम हो गया, हाइपोटेंशन हुआ, और उसके बाद आपका नॉन रिकॉर्डेबल हो गया, अब आप बीपी को मेजर भी नहीं कर पा रहे हो। फिर से आते हैं कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के ऊपर वाले चार्ट में, ये सब चीजें तो डायरेक्टली हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फीचर्स क्या होंगे, इसका मतलब बॉडी में पैरासाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, पैरासाइट की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, जो बहुत ज्यादा आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बॉडी की
ये जानना नहीं बता रहे हैं, बॉडी की 5% से ज्यादा आरबीसी को मलेरियल पैरासाइट डैमेज कर चुका है। सेरिब्रल मलेरिया हो गया है। फीवर इतना ज्यादा हो गया है, केवल फीवर नहीं बाकी फीचर्स के साथ, कि फीवर आपका 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा चला गया है। अनीमिया हो गया है, अनीमिया होने की वजह से जॉन्डिस हो गया है, लिवर खराब हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, रीनल फेलियर, सॉफ्ट पल्मोनरी एडिमा। यहाँ पे कुछ चीजें और लिख लेते हैं एनीमिया के अलावा, कि पेशेंट को सीवियर जॉन्डिस हो जाए। कितने पॉइंट्स हो गए? सीवियर जॉन्डिस। सीवियर जॉन्डिस का मतलब है कि यहाँ पे सीरम बिलिरुबिन, आरबीसी टूटता है तो बिलिरुबिन बनता है 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा हो जाए, टॉक्सिन की वजह से पल्मोनरी एडिमा, मतलब हम लोग कहेंगे रेस्पायरेटरी फेलियर। ठीक है, पेशेंट में हो सकता है ब्लड गैस वगैरह गड़बड़ हो जाए, पेशेंट में एसिडोसिस मिल जाए, हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया को भी हमें ध्यान में रख के चलना होता है। ठीक है, आइए